Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. Here we're going to talk about world's 5th largest economy, India. Yes, recently जो latest calculations Bloomberg ने किए हैं, according to those calculations, India has become world's 5th largest economy. And सिर्फ ये नहीं कि हम 5th largest economy बन चुके हैं, also in this March 2022 this year we overtook UK. हमने यूनाइटेड किंगडम को ओवरटुक कर लिया एंड नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. इन सिंपल वर्ड्स हमने यूके को पीछे छोड़ दिया, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ के इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है. एंड दीज आर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कैलकुलेशंस, द लेटेस्ट अपडेट्स डन बाय द ब्लूमबर्ग. नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज, ये तो हमें पता चल गया कि इंडिया इज नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. Also, we overtook United Kingdom. We will see some comparisons between India and UK. हम different measures पे इंडिया और यूके की कंपैरिजन करेंगे इस आर्टिकल में ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जहाँ पे इंडिया कितना यूके से आगे बढ़ चुका है. So, let's begin with this. So, starting with this comparison, अब यहाँ पे क्या किया गया है कि जो डॉलर एक्सचेंज रेट जो चल रहा है ऑन द लास्ट डे ऑफ द रेलिवेंट क्वार्टर, उसके हिसाब से जो वैल्यूज़ हैं, जो बेसिस हैं, उनको एडजस्ट किया गया है. एंड हियर व्हाट कम्स इज दैट द साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इफ वी टॉक अबाउट इन नॉमिनल कैश टर्म्स, तो कैश टर्म्स में इंडियन इकोनॉमी का जो साइज रहा है थ्रू आउट द मार्च, इट वाज $854.7 billion, whereas यूनाइटेड किंगडम का सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम एडजस्टेड वैल्यू रेट्स के ऊपर यूके की इकोनॉमी का जो साइज था दैट वाज अराउंड $116 billion. सो वी कैन क्लियरली सी कि अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया और यूके की in terms of the size of economy, in terms of the nominal cash terms उस क्वार्टर में जो चल रही थी, we can see that India is ahead of UK. And you can actually see this in this graph as well. Look at the gap from 1990s. ये जो gap है ये चलता है. अब देखो UK इसलिए भी important है, यूनाइटेड किंगडम इसलिए भी important है because India was made colony of UK. And we got independence from UK, and today in March 2022 India surpassed UK and India has become the 5th largest economy. ये अपने आप में थोड़ा स्पेशल है. So as you can see, धीरे धीरे ये गैप था, थोड़ा बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर आता है 2018 और 2018 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके बाद थोड़ा सा ये जो गैप है ये नैरो डाउन होता जा रहा है. और एक और चीज़ आप यहाँ पे देखें, इंडिया की जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती जा रही है, वेयर एज यूके की जो ग्रोथ है वो कुछ एक स्टैग्नेंट सा एरिया है वहीं पे रह रही है, बट इंडियाज ग्रोथ हैज़ इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. एंड अल्टीमेटली 2020 इज़ द ईयर जहाँ पे पैंडेमिक आता है, सारी वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर इसका असर पड़ता है. ऑल ऑफ इट कम्स डाउन टू द वन पॉइंट, एंड आफ्टर दैट नाउ India has surpassed UK. And Indian economy will be the 5th larger than the UK by 2027. So this is what we are talking about. Now moving ahead, यहाँ पे अगर हम GDP पर कैपिटा की बात करें तो जब हम GDP पर कैपिटा की बात करते हैं तो इट इज़ अबाउट द रियलिस्टिक कंजम्पशन ऑफ इनकम लेवल. इसमें कंट्री की जितनी भी जीडीपी है उसे डिवाइड किया जाता है विद द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री. तो जो भी जितनी भी हमारे पास जीडीपी आई है उस जीडीपी को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं किसके साथ,
we divide it with the population. And ultimately, whatever income level comes, that is called as GDP per capita. Now, if we talk about the GDP per capita of Indians, it is far lower. जब हम पॉपुलेशन के साथ हमारी जीडीपी को डिवाइड करते हैं तो तब हमारी वैल्यू यहाँ पे काफ़ी कम आती है. हम यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं. द ग्रीन लाइन ओवर हियर इज शोइंग द पर कैपिटा इनकम ऑफ यूनाइटेड किंगडम and this line over here shows the per capita income of India, and this is the per capita income of the world, and here is the per capita income of China. So as you can see, हमसे यूनाइटेड किंगडम की जो पर कैपिटा इनकम है, इफ़ आई ट्रेस ओनली यूनाइटेड किंगडम, लुक एट दिस इज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, and on contrary to this is the per capita income of India. So in terms of this, in terms of GDP per capita, which is a kind of more realistic comparison of income level between the countries, you know, in this parameter, the India's average is far lower than United Kingdom. Then if we talk about poverty levels, now poverty level, see, when you have low per capita income, so it basically means what? It means that this particular country has high levels of poverty. So therefore, when India comparatively has low per capita income than UK, we have high level of poverty. Especially if we look at this graph, you can see that here we are plotting this against the time. So you can see that ये time है 1820 से लेकर 2018 तक हम आ रहे हैं. So at the start of 19th century, the UK's share in extreme poverty was higher than India. 19th century के टाइम पे इंडिया से ज़्यादा एक्सट्रीम पावर्टी कहाँ पे थी? यूके में थी. But then these positions reversed, and now India is under these curves of poverty, as you can see here. India के जो poverty rates हैं, let me just mark you the graph of India. This one is India, you can see. And if we talk about United Kingdom, so this is the performance of United Kingdom. देख रहे हैं? तो यही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब 19th सेंचुरी की शुरुआत में हम देखते हैं, उस टाइम में यूके, विच इज़ ग्रीन लाइन, यूके का पावर्टी, एक्सट्रीम पावर्टी के अंदर जो शेयर था वो इंडिया से कंपैरेटिवली ज़्यादा था. इंडिया में उस टाइम पे पावर्टी कम थी, लेकिन उसके बाद ये सिचुएशन रिवर्स हो गई. यूके की पावर्टी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते 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 ऑलमोस्ट 0%, और इंडिया की पावर्टी इंक्रीज होते 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 इंक्रीज है. तो पावर्टी लेवल्स को भी ध्यान में रखेंगे. मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नेक्स्ट वी हैव इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अब आप अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो द एंड गोल ऑफ एनी हाई जीडीपी, अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है तो एंड गोल क्या रहता है? एंड गोल इज सिंपल कि वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, उन सब में वो कंट्रीज़ बेटर परफॉर्म कर रहा हो. दीज आर व्हाट एनी कंट्री एक्सपेक्ट. अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर वहाँ पे हो रही है, तो अल्टीमेटली वो इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों के अंदर वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू शो होनी चाहिए. बिकॉज व्हेन देयर इज़ higher GDP, whenever there is higher GDP, it ultimately increases the economic growth. और जब economic growth increase होती है, so they have better chances, they perform better in human development parameters. And when we talk about human development index, तो इसमें basically कुछ एक composite index है जिसमें कुछ parameters जैसे कि health, education, standard of living. These are some of the important parameters which are considered in the Human Development Index.
व्हाट इज सिचुएशन ऑफ हेल्थ, मोर्टेलिटी रेट कैसा है, डेथ रेट कैसा है, एजुकेशन कैसी है, कितनी एनरोलमेंट्स हो रही हैं, कितने ड्रॉप आउट्स हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है. All of these are the part of Human Development Index. However, we are having economic growth, but India is not performing as good in terms of Human Development Index, because right now we are at that level of development where UK was in 1980s. So again, this is the graph of human development, and this is the graph of human development of UK. So the level that we have attained right now, this level UK had in 1980s. We started from this point. It might still take us a decade to reach that particular area. मतलब 1980s में भी यहाँ पे जो स्कोर है वो 0.7 के पास है, और अभी हमारा जो स्कोर है दैट इज़ मोर टुवर्ड्स 0.6. अभी भी हमें एक डिकेड और लग जाएगी यूके के 1980 वाले लेवल पे पहुंचने के लिए. फिलहाल तो यूके हमसे काफ़ी ऊपर है, पर कैपिटा इनकम में ऊपर है, पावर्टी लेवल्स में हम ऊपर हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूके हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है. 1980 के लेवल तक पहुंचने के लिए भी अभी हमें डिकेड लग जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, द नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट हियर इज इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज. देखिए, कोई भी कंट्री अगर इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे हो रही है, द कंट्री इज बिकमिंग रिचर, सो द एम इज दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो गिवन टू द सिटीजन्स. एंड इसमें एक बड़ा अच्छा पैरामीटर आता है इन टर्म्स ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एंड इसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स भी है, और इस इंडेक्स को 0 to 100 वैल्यूज़ में मेजर किया जाता है. अगर 0 वैल्यू आती है तो इट मीन्स दैट वर्स्ट, दिस कंट्री हैज़ द वर्स्ट यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, एंड अगर 100 आती है तो इट मीन्स दैट इट हैज़ द बेस्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. And it is all based on the average coverage of essential services, reproductive, maternal, newborn care, child health, infectious diseases. Then there is also this non-communicable disease, service capacity, etc. Access to the health care as well. तो इन सबको देखते हुए एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स हमारे पास आता है. Now, if we talk about India and UK, we are seeing that there is faster economic growth, and the government policies are also focusing on the healthcare schemes, especially after 2005, and India has made significant improvement. But still, when you compare this to UK, there is a long way to go. Look at this. This is the graph of UK, and this is the level of India right now. So in terms of matching with UK and overtaking UK, we have a long way to go in this particular parameter as well. तो ये हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज व्हेन वी आर सेइंग दैट वी हैव ओवरटुक यूके, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि येस, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स में हम कर चुके हैं, बट पर कैपिटा इनकम हमारी उनसे लो है, पावर्टी हमारी उनसे ज़्यादा है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वहाँ पे ज़्यादा है, इंडिया में कम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूके का ज़्यादा है, इंडिया का कम है. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नाउ यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं. देखो, ये क्वेश्चंस जो हैं ये मेनली आपके इकोनॉमी के बेसिक्स से निकलते हैं. जैसे कि ये क्वेश्चन आया था आई थिंक 2019 में अबाउट द परचेजिंग पावर पैरिटी, और फिर उसके बाद परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में आप इकोनॉमी में तो पढ़ेंगे, लेकिन दे हैव गिवन दिस स्टेटमेंट दैट इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, राइट. तो अभी इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से हमारी जो नेट इकोनॉमिक वर्थ है उसके हिसाब से वी हैव ओवरटुक यूके एंड नाउ वी हैव बिकम द 5th लार्जेस्ट. तो इस तरह से स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे व्हेन यू आर रीडिंग योर इकोनॉमी, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द बेसिक्स ऑफ योर इकोनॉमी इन योर क्लासेस, राइट. नाउ
Moving ahead, आगे बढ़ते हैं. Let's talk about some international issues, and here we're going to talk about Sri Lanka. Yes, IMF's extended fund facility for Sri Lanka. IMF has given the EFF, extended fund facility. And on the news is that the IMF, International Monetary Fund, they have announced a staff level agreement with Sri Lanka, and especially because this year the entire economic crisis of Sri Lanka has intensified and there is this serious balance of payment problem over there. To help Sri Lanka come out of it, International Monetary Fund has given the extended fund facility for Sri Lanka, and for the same they had the staff level agreement. Now, what is this staff level agreement? So, it's a kind of a formal arrangement between the IMF staff and the Sri Lanka's authorities. And what is this arrangement about? They basically gonna agree on the $2.9 billion package that will support Sri Lanka's economic policies. 48 months का ये arrangement हुआ है with extended fund facility of IMF in Sri Lanka, जिसमें IMF $2.9 billion का पैकेज श्रीलंका को दे रहा है. Even though IMF has agreed to support Sri Lanka, but this extended fund facility is a conditional thing and it is based on many factors. Like now Sri Lanka has to take some immediate measures, to deal with, the fiscal lapses, the structural weaknesses that Sri Lanka has. The immediate measures that the fund has deemed is to fix those fiscal lapses. क्योंकि अल्टीमेटली इन फिस्कल लैप्सेस की वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं, इन्हीं की वजह से वहाँ पे ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया है. तो किस तरह से इसको फिक्स करें? आप इस तरह वर्क करें कि वहाँ पे जो फिस्कल रेवेन्यू है श्रीलंका का वो इंक्रीज़ हो, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो श्रीलंका में आ पाए, और जो करप्शन की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो पाए. So this is what Sri Lanka has to do. Immediate measures have to be taken in this particular area. And apart from making these domestic policy changes which will ultimately strengthen the economy of Sri Lanka must also restructure its debt. जो मल्टीपल लेंडर्स से श्रीलंका ने डेट ले रखे हैं उनसे भी उन्हें रीस्ट्रक्चर करना होगा. And IMF has also said that it will provide the financial support to Sri Lanka only after the country's official creditors they give financial assurance on the debt sustainability. Whenever when the government reaches a collaborative agreement with its private creditors, जो भी country की जो official creditors हैं, they have to give this financing assurance, especially on the debt sustainability. तो ये सभी conditions रख के IMF ने श्रीलंका को extended fund facility provide की है. नाउ इन फंड से श्रीलंका को क्या हेल्प होगी? देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे कि हमने पहले कहा, इस फंड्स को यूज़ करके गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करेगी ताकि अल्टीमेटली दे कैन कंसोलिडेट देयर फिस्कल बजट्स. दे विल इंट्रोड्यूस अ न्यू प्राइसिंग फॉर फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे कैन इंक्रीज द सोशल स्पेंडिंग. एंड ऑल्सो जो सेंट्रल बैंक ऑटोनॉमी है, इट कैन ब्लॉस्टर दैट and it will rebuild the depleted foreign reserves for Sri Lanka. Now, because Sri Lanka is going to start from one of the lowest revenue level in the world. So now the bailout program is the major implement for the tax reforms. You will need tax reforms. In tax reforms में जो personal income tax है, when you talk about the personal income tax, इसे और progressive करना होगा और broaden up करना होगा ताकि जो टैक्स बेस है वो इंक्रीज हो पाए फॉर बोथ फॉर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड ऑल्सो फॉर वैल्यू एडिशन टैक्सेशन. एंड द एम ऑफ दिस प्रोग्राम is that we reach the primary surplus of 2.3% of GDP by 2024. This is the aim of this grant, the help, the fund that has been provided to Sri Lanka.
there has to be the primary surplus of 2.3% of GDP by 2024. और ये जो IMF पैकेज है, दिस विल बी पेड इन ट्रांचेस इन ओवर नेक्स्ट 4 ईयर, एकदम से नहीं मिलेगा, ट्रांचेस में मिलेगा, एंड इट इज़ लेस देन व्हाट इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड टू श्रीलंका इन 4 months. Still, IMF loan will boost Srilanka's credit ratings also. तो इससे जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको श्रीलंका की इकोनॉमी में एक कॉन्फिडेंस आएगा. सो दिस इज़ व्हाट IMF हैज़ डन. सो हम काफ़ी लंबे टाइम से श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस डिस्कस करते हुए आ रहे थे, एंड हियर नाउ IMF इज़ इम्पॉर्टेंट. अच्छा, IMF तो इम्पॉर्टेंट है ही है क्योंकि इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन which has 190 member countries, और इसका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इट हैज़ दिस फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस, एंड इसमें सभी वर्ल्ड की जितनी पावरफुल कंट्रीज़ हैं दे हैव मोस्ट वोटिंग पावर्स. बट IMF का जो लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, द लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ IMF, नाउ दीज बिकम्स इम्पॉर्टेंट. यू रीड दीज इन योर इकोनॉमी क्लासेस. सो IMF's lending instruments are important because देखो क्वेश्चंस पूछे गए हैं. 2022 में क्वेश्चन आया है अबाउट द रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, विच आर लेंडिंग गिवन बाय whom. So these are the instruments used by IMF. Also 2016 में भी क्वेश्चन आया है which of the following currencies has been proposed to be added into the basket of IMF's SDR. तो ये उस टाइम न्यूज़ में था कि रेनमिनबी को ऐड किया गया है, जिसके पेपर में क्वेश्चन आया था. तो यहाँ से आप दोबारा रिवाइज करेंगे IMF के लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. GS पेपर 3 से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, एंड प्रीलिम्स में इसकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है. इट इज़ अबाउट द डार्क स्काई रिजर्व. So it's a first of its kind initiative of Department of Science and Tech, and they have announced that they will set up India's first dark sky reserve in Hanle, Ladakh. लद्दाख के हानले में इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व सेटअप किया जाएगा. This would be the first ever. And here हानले is important because हानले जब हम देखते हैं तो लद्दाख रीजन में है, 4500 meters इसकी हाइट है, and it hosts a lot of telescopes already, and it is one of the world's most optimal sites for astronomical observation. The visitor center could also be set up to inform people not just about astronomy but also about wildlife and plant life in the adjoining Changthang Wildlife Sanctuary. जिस एरिया में इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया जाएगा, इस रिजर्व को बनाया जाएगा, उसके बिल्कुल पास में चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. नाउ क्या होता है एक डार्क स्काई रिजर्व? डार्क स्काई रिजर्व एक प्लेस को डेजिग्नेट किया जाता है, दैट हैज सर्टेन पॉलिसीज इन प्लेस विच इंश्योर दैट द ट्रैक्ट ऑफ द लैंड हैज मिनिमम आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस. डार्क स्काई रिजर्व वो एरिया है जहाँ पे मिनिमल आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस हो. And the International Dark Sky Association, this is a US-based non-profit organization which designate places, as International Dark Sky Place or the park or sanctuary or reserve. अब यहाँ पे हमारे पास चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल पास में इस रीजन को, हानले को, डार्क स्काई रिजर्व डेजिग्नेट किया गया है. अब इससे होगा क्या? इट विल हेल्प टू बूस्ट द लोकल टूरिज्म एंड इकोनॉमी बिकॉज साइंस एंड टेक में एक बड़ा इंटरवेंशन है. एस्ट्रो टूरिज्म इससे प्रमोट होगा. हानले के आसपास जितने भी विलेजेस हैं दे विल बी इनकरेज्ड टू प्रमोट होम स्टेज because they'll be equipped with telescopes that visitors can come and use the light to view night sky. The villages and residents can be trained कि वो किस तरह जो टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं उनको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस दिखा सकते हैं. सो इट्स अ बिग थिंग, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर इंडिया. हानले में इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप्स हैं. हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप, the major atmospheric Chernikov experiment telescope, Growth India,
These are some of the important telescopes which are already situated at the Hanle Observatory, and now Hanle will be declared as the dark sky reserve for India. This is first of its kind, very, very, very important. Lastly, we have a country in news, a place in news, which is important from an international issue point of view, but prelims में हम यहाँ से map based question expect कर सकते हैं. Now this is about Czech Republic. Over 70,000 citizens of Czech Republic, they gathered in Czech Republic's capital, Prague, and they protested against the government's failure to control the energy prices. The protesters, they openly voiced out their anger against NATO and European Union, and we can say that this kind of demonstration was been the largest show of public discontent in recent times, especially against the cost of living crisis, because cost of living crisis रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप में खास तौर पे काफ़ी डीपन अप हो चुका है. चेक रिपब्लिक की बात करें तो चेक इन्फ्लेशन इज़ एट द हाईएस्ट सिंस 1993 एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आने वाले कुछ मंथ्स में चेक रिपब्लिक की इन्फ्लेशन 20% तक पहुंच सकती है. The key contributor to the double-digit inflation is again the Russia's decision to cap gas supply to Europe, जिसकी वजह से a lot of energy cost has increased. The energy cost has gone through the roofs. This is the major contributor. Especially when we talk about Russia-Ukraine war, Prague matters. Reason being, Czech Republic is the member of European Union and NATO both, and Czech Republic has been one of the most stringent supporter of Ukraine since day one the war began, and currently it also holds European Union's rotating presidency, and therefore it is more diplomatically noticeable that this is bloc's effort to project unity at the time of the war. And the opposition to Russian aggression, it also comes because there is this historical reference point of Prague Spring of 1968, जब सोवियत टैंक्स उस टाइम पे जो चेकोस्लोवाकिया था वहाँ पर पहुँचे थे, and they were crushing an uprising which demanded the rapid transition to democracy. So it's coincides with that event as well. So चेक रिपब्लिक यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. कौन कौन से कंट्रीज चेक रिपब्लिक को बॉर्डर करते हैं, यू शुड नो दिस बाय हार्ट. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, इट्स जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया. तो इन कंट्रीज़ का आपको पता होना चाहिए. अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर दिस. कोई भी कंट्री का नाम आ सकता है. तो क्योंकि चेक रिपब्लिक न्यूज़ में, अब देखो यूक्रेन सब कर चुके हैं, रशिया सब कर चुके हैं, अफगानिस्तान, जो एरियाज़ मेनली न्यूज़ में वो सब हो चुका है. लेकिन अब जब इस तरह से जो पॉपअप होती हैं, इनको भी आप कवर कीजिए. इससे आपकी जो मैप स्किल्स हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.